साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हर व्यक्ति विशेष के मन में ये बातें हैं कि मेरा अगला आने वाला साल कैसा रहेगा। यानी 2023 कैसा भी गया, लेकिन 2024 मेरे लिए उम्मीदों से भरा हुआ होगा या नहीं, मेरे लिए जीवन में बेहतर होगा या नहीं, या जो मैंने सोच रखा है वो मैं टारगेट पूरे कर पाऊंगा या नहीं। ये सब कुछ कहीं ना कहीं ग्रहों पर आधारित होता है, जिसमें मुख्य ग्रह गुरु, शनि, राहु, केतु को लिया जाता है। इससे पहले मैंने एक सीरीज बनाई थी पूरी, भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार, जिसमें मैंने कर्क राशि के जातकों, कर्क लग्न के जातकों के बारे में बहुत विशेष और बहुत बारीक जानकारी दी। बहुत सारे लोगों ने उसे देखा, सराहा, उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से मेरे साथ आप बने रहिएगा। आज का मेरा एक टॉपिक है राहु केतु की संपूर्ण जानकारी को लेकर, कि वर्ष 2023-24 के अंदर मायावी राहु और मोक्षकारी केतु। मायावी राहु यानी जहाँ पर माया का संबंध है, जहाँ पर धन का संबंध है, जीवन में आगे बढ़ने का, भौतिक संसाधनों का संबंध है, किसी भी चीज़ का अचानक से प्राप्त हो जाना, लग्जरी का संबंध है, वहाँ पर राहु का संबंध है। इसलिए राहु को कहा गया है कि कलयुग का राजा ग्रह भी है, कि राहु ही राहु सब जगह दिखाई देता है, क्योंकि ये व्यक्ति की भूख को बढ़ाने वाला ग्रह है, व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला ग्रह है। तो वहीं केतु को आध्यात्म से, पूजा से, पाठ से, दान धर्म से, मोक्ष से जोड़ा गया है। अब ऐसे दो ग्रह जो एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं, एक दूसरे से आमने सामने गोचर करते रहते हैं, 1.5 वर्ष तक एक राशि अक्ष पर रहते हैं, दोनों का अलग अलग विचारधारा है, तो उसका आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बहुत खास जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसलिए मेरे वीडियो में आपको भले अंत तक बना रहना है, जिससे आप पूरी जानकारी इसमें यहाँ प्राप्त कर सकें। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों के लिए राहु केतु गोचर की पूर्ण जानकारी, कि राहु 24 में कहाँ चलेंगे, केतु 24 में कहाँ चलेंगे, इस दौरान वो किन नक्षत्रों के अंदर गोचर करेंगे, उन नक्षत्रों में गोचर करने का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, उपाय भी हम आपको बताएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब बहुत मोटे प्रारूप पे अगर हम समझें कि आपकी राशि से तीसरे और 9वें घर में राहु केतु का गोचर आ गया है, 2024 में राहु केतु यही रहेंगे। तीसरा घर जो आपकी हिम्मत, साहस, प्रतिभाओं का है, परिवर्तन का है, स्थान परिवर्तन का है, ट्रैवलिंग्स का है, यात्राओं का है, ट्रांसफर्स का है, इनके लिए होता है। 9वां घर धर्म, धार्मिक यात्रा, भाग्य, हायर एजुकेशन, कर्म, कार्य क्षेत्र के लिए बड़ी और विदेश की यात्रा करना, ये 9वें घर से आता है। यानी अब तीसरे और 9वें घर पे राहु केतु एक्सेस है, तो तीसरे और 9वें घर से संबंधित जो कार तत्व है वो एक्टिव है। अब 9वें में राहु क्या करेगा और तीसरे में केतु क्या करेगा, ये अलग बात है, लेकिन राहु और केतु 3-9 में एक्सेस आ गए तो बहुत मोटा सूत्र, तीसरा घर मेहनत का, आपके सेल्फ एफर्ट्स का, 9वां घर भाग्य का। यानी राहु केतु चाहते हैं आपके सेल्फ एफर्ट से आप अपना भाग्य बनाएं। ये राहु केतु का 3-9 का बहुत मोटा सूत्र है। अब इसको हम बहुत बारीक तरीके से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राहु को सुनिए, कि राहु 9th हाउस में आया, 9वां घर जो धर्म का, धार्मिक यात्राओं का, कर्म का है, पंचम से पंचम होने के कारण ये आपकी एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन और संतान के लिए देखा जाता है। तो राशि लगन से नवम होने के कारण ये धर्म का भाग्य, यानी भाग्य से संबंधित स्थितियां, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्य, और 10वें घर से 12वें होने के कारण प्रोफेशनली यात्राएं, विदेश यात्राओं के लिए जाना जाता है। अब राहु 9th हाउस में आया, मीन राशि में। मीन राशि काल पुरुष की अंतिम राशि, ये भी अपने आप में मोक्षकारी राशि कहलाती है मीन। अब उसके अंदर कौन आ गया, राहु। इसका मतलब राहु का 9th हाउस में जाना आपको धर्म कर्म के कार्य कराएगा, यानी कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा, धर्म, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, धर्म कर्म के कार्यों से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ से आता है। तो 9वां घर ईश्वर की कृपा का भी है, कि कहीं ना कहीं भगवान की कृपा आपको होगी। जब आप अच्छे कर्मों में लिप्त हो जाएंगे, धर्म धार्मिक कार्य करना शुरू कर देंगे, तो आप देखना इसका आपको रिटर्न भी मिलना शुरू हो जाएगा, कि मैंने ईश्वर आस्था से ये काम किया, मैंने धार्मिक कार्य किए, मैंने पूजा पाठ की, मैंने भंडारा करा, लोगों के लिए दान धर्म की सेवा की, तो मुझे उस राहु ने वापस की स्थिति में मुझे दिया है कि भाई मेरा रिटर्न गिफ्ट है, कि मैंने कुछ अच्छे काम किए तो ईश्वर ने मुझे फायदा दिया। 10वें भाव से 12वें स्थान में बैठने के कारण ये फॉरेन ट्रैवलिंग भी दे सकता है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, क्योंकि राहु अगर
9वें घर में बैठता है तो वो तीसरे घर को देखता ही है। अब 10वें भाव से देखें तो 10वें से 12वां घर ये कहलाता है। इसका मतलब है प्रोफेशनली यात्रा देने वाला ग्रह, प्रोफेशनली विदेश भेजने वाला ग्रह। नौकरी बाहर से लग गई, नौकरी के लिए चले गए, व्यापार के लिए चले गए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंधित काम को जुड़ गया, उससे चले गए। क्योंकि ये पंचम से पंचम स्थान पे बैठा है तो एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन के लिए शुभ है, संतान से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ है। राहु आपकी राशि को देख रहा है, यानी लगातार आपको एनर्जी देने वाला ग्रह है। अब राहु यहां गया है मीन राशि में। 1 जनवरी से 8 जुलाई तक अगर हम देखें तो राहु रेवती नक्षत्र के अंदर गोचर करते दिखाई देंगे। अब रेवती नक्षत्र किसका नक्षत्र है? बुध का नक्षत्र है। बुध का नक्षत्र है तो बुध कौन है आपके लिए? 12वें और तीसरे के मालिक। जिस बात को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं वो क्लियरली दिखाई देता है। किसी प्रकार का परिवर्तन आपके साथ राहु की वजह से जुलाई के महीने तक आता दिखाई देता है। आपकी नौकरी बदल गई, नौकरी में ट्रांसफर हो गया, आप दूर स्थान पे जुड़ गए, आपने विदेश यात्रा कर ली, आपके कार्य में यात्राएं बढ़ गई, ट्रैवलिंग्स बढ़ गई। तो हम इस राहु की वजह से यहां कह सकते हैं यह रेवती नक्षत्र का गोचर। रेवती नक्षत्र संपन्नता का नक्षत्र है क्योंकि ये नक्षत्रों में 27वां सबसे अंतिम नक्षत्र है और ये जिस राशि में बैठा है वो भी राशियों में सबसे अंतिम राशि 12 नंबर की राशि है। यानी कार्य की पूर्णता, सफलता रेवती नक्षत्र का एक क्रिया, एक तरीके से कहते हैं कारकत्व है। तो ये सफलता का सूचक है रेवती नक्षत्र, परिपूर्णता का सूचक है रेवती नक्षत्र। उसमें गया है राहु, तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्थितियां हमें दिखाई दी कि प्लेसमेंट वाइज, नक्षत्र वाइज प्लेनेट शुभ है। अब ये शनि के नक्षत्र में आता है। अब शनि का जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ये आपको देखिए 8 जुलाई से 23 दिसंबर के अंत तक होता है। कायदे से देखें तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि 8वें घर में शनि की ढैया को दिखा रहे हैं। यानी जब राहु शनि के नक्षत्र में जाता है तो बड़ा डिफरेंस है। राहु शनि के नक्षत्र में जाए तो शनि कहते हैं आप मेरी कक्षा में आए हैं, मेरा काम है कर्म कार्य क्षेत्र, मेहनत करना, नौकरी करना, अपने काम से काम रखना, मेहनत कराना व्यक्ति से और आगे बढ़ाना। जबकि राहु के नक्षत्र में अगर शनि चला जाए तो राहु कहता मेरा काम है मौज मस्ती का। इसलिए इस कुंडली के अंदर शनि राहु योग हो तो देखना चाहिए कि उनके बीच डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा राहु शनि के योग में शनि राहु से डिग्री कली दूरी बनाएगा उतना शुभ होता है। जितना क्लोज होगा तो शनि को प्रॉब्लम होती है, राहु को प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ राहु जब शनि के नक्षत्र में जाते हैं, शनि कर्म कारक है, व्यापार कारक, नौकरी कारक, मेहनत कारक, श्रम कारक है। तो वो शनि कहते हैं कि अब अगर राहु उसके नक्षत्र में गया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये राहु को और ज्यादा सक्रिय बना रहा है, राहु से और ज्यादा मेहनत कराने के लिए ये तैयार है। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो गोचर हुआ है ये कहीं ना कहीं शुभ स्थिति को देने वाला दिखाई देता है। यानी भले ही एफर्ट्स बढ़ेंगे, भले ही मेहनत बढ़ेगी, लेकिन राहु अपना पूर्ण रिजल्ट आपको यहाँ देंगे। यानी देखा जाए तो 9th हाउस की प्लेसमेंट अच्छी है, भाग्य स्थान में बैठ के अच्छा है, बृहस्पति की राशि में है। किसकी राशि में है? गुरु की राशि में। और गुरु का ट्रांजिट कहाँ होगा? 1 मई तक यहाँ होगा, 1 मई के बाद यहाँ होगा। मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया भी था, जिसमें मैंने वीडियो बनाया था भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। वो क्यों था? वो बृहस्पति की बेस पे था। और बृहस्पति का नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए तो समझ जाएंगे, क्योंकि राहु भी बृहस्पति की भांति व्यवहार करता दिखाई दे रहा है। आइए हमारे अगले प्लेनेट के बारे में चलते हैं, वह है केतु। केतु खोजबीन वाला प्लेनेट। केतु का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति इस ग्रह की दशा में, अंतरदशा में या गोचर के दौरान आपको किसी ना किसी प्रकार से खोजबीन के लिए कोशिश करता है। अब केतु बैठा है 3rd हाउस में, तीसरा घर प्रतिभाओं का है। इस दौरान आपने जो कुछ जीवन में देखा है, सीखा है, उसको अप्लाई करने का वक्त है 3rd हाउस में केतु का। तीसरे घर का केतु है, टू ट्रैवलिंग्स कराएगा, यात्रा करा सकता है, ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई करें, ट्रांसफर करा सकता है, परिवर्तन करा सकता है। तीसरा घर क्रिएटिविटी का है। अगर आपके भीतर कोई हुनर है, आप किसी प्रकार से क्रिएटिव हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ करते हैं, तो वो क्रिएटिविटी यहाँ 3rd हाउस से आती है। केतु तीसरे घर के अंदर हो तो कहते हैं इस दौरान व्यक्ति अपनी मेहनत और अपनी क्षमता से आगे बढ़ता है, क्योंकि केतु मैलेफिक है और तीसरे घर में अशुभ ग्रह का जाना शुभ संकेतदायक होता है। अब खोजबीन प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है केतु, जो तीसरे घर में है, इसको कहते हैं या तो इस दौरान व्यक्ति कुछ सीखना शुरू कर देता है,
या सीखने की इच्छा रखता है या कुछ जीवन में कोर्स ज्वाइन कर लेता है, चाहे उम्र कोई भी हो, उस हिसाब से केतु ठीक है, क्योंकि वो ट्रैवलिंग्स के भाव में है। और मैंने शुरू में ही बताया कि राहु केतु एक्सेस यहाँ बन रहा है, तीसरे घर से संबंध है, राहु का ही बहुत संबंध है। इसका मतलब कर्क राशि के जातकों के जीवन में या कर्क लगन के लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा असर वर्ष 2024 में ट्रैवलिंग्स या उसके द्वारा लाभ लेने की तरफ जाता दिखाई देता है। अब केतु इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। वो 3 नक्षत्र कौन से होंगे? वो 3 नक्षत्र होंगे मंगल का नक्षत्र चित्रा, चंद्रमा का नक्षत्र हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र। देखा जाए तो केतु के लिए तीनों ही ग्रह सूर्य चंद्र मंगल मित्र नहीं है, लेकिन केतु जिस भाव में है वो भाव कहीं ना कहीं ठीक है, एक बात हमें दिखाई देती है। दूसरा, 1 जनवरी से 4 मार्च वो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, और मंगल आपके लिए कौन है? पंचम और दशम का मालिक। यानी पंचम का मालिक तो शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए सही समय है, दशम का मालिक तो ये स्थिति कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है। ये केतु से भी दिखाई दिया। फिर वो हस्त नक्षत्र में जाएंगे, और हस्त नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है, यानी ये स्थिति कहने को मान सम्मान के लिए ठीक है, लेकिन जब केतु चंद्रमा के नक्षत्र में पहुंचते हैं तो वो आपको टेंशनाइज करने की कोशिश करता है, आपको पीड़ित करने की कोशिश करता है, आपको मानसिक तनाव देने की कोशिश करता है। इस दौरान आपको इन चीज़ों से बचना है। 4 मार्च से 9 सितंबर आपको कुछ इरिटेशन हो सकती है, आपको टेंशन हो सकती है, आपको पता लग जाएगा कि मेरा जो केतु है वो चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर आ गया, और चंद्रमा कौन है? मेरी राशि का मालिक है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं टेंशन देगा, क्योंकि केतु का चंद्रमा से कोई भी मिलन नहीं है। दूसरा, एक तरफ वो काम कराता रहेगा, दूसरी तरफ तनाव भी रखेगा। तीसरा फिर आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये सूर्य का नक्षत्र है। अब सूर्य कहने को धनेश है, लेकिन केतु का चंद्रमा से और सूर्य से बिल्कुल विपरीत स्थिति है। जहां चंद्रमा मन का प्रतीक है तो ये केतु मन को परेशान करने की कोशिश करेगा, जहां सूर्य आत्मा का प्रतीक है तो आपको आत्मिक संतुष्टि नहीं लेने देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम? केतु के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, अपनी मानसिक स्थिति को बढ़िया करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कोशिश करें, नियम बना लीजिए कि आप रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र और रुद्राष्टकम इन दोनों पाठों का 3-3 बार पाठ करेंगे। केतु के लिए गणेश जी होते हैं, राहु के लिए भगवान शिव की आराधना करनी भी शुभ मानी जाती है, और बुधवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, ये आपके लिए बेहद अति उत्तम रहेगा। अगर आप चाहें तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं बुधवार के दिन। तो ये वो स्थितियां हैं जो केतु देंगी, क्योंकि केतु कोशिश क्या करेगा? आपको कुछ ट्रैक से हटाने की, क्योंकि इस प्लेनेट की आदत होती है कुछ जिज्ञासा से भरपूर, कुछ खोजबीन की। तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति एक साथ 2-3 नावों में पैर रखने की कोशिश करता है, तो आप इस दौरान भ्रमित ना हो और पजल ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके लिए क्या करेंगे? हम ईश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसी ट्रैक पर हम लगातार चलते रहें, हम भ्रमित ही ना हो, हम अपने एक ही कार्य में लगे रहें, क्योंकि ये आपको ट्रैक से हटाने की कोशिश करेगा, भ्रमित करने की कोशिश करेगा। आप भ्रमित हो गए तो केतु का काम हो गया, आपको केतु को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, इसलिए ये पूजा पाठ आप करें तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये था एक बहुत बारीक और संपूर्ण परिचय कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों के लिए कि मायावी राहु और मोक्षकारी केतु, राहु केतु क्या देंगे 2024 में आपको। ये सब जानकारी मैंने आपको विस्तृत रूप से दी है। जय श्री राम।